शाम का समय था। श्यामलाल जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हाथों में अखबार लिए हल्की सी नींद में डूबे हुए अपनी ही यादों में खोए हुए थे कि तभी घर के एक कोने में सरिता ससुर जी की तरफ इशारा करते हुए अपने पति रवि से कह रही होती है कि सुनिए जी, कल तो पापा जी का रिटायरमेंट का दिन है। फिर पापा जी क्या पूरे दिन घर पर ही रहेंगे क्या? रवि कहता है, देखो सरिता, अब कल पिताजी रिटायर हो रहे हैं तो वह घर पर ही रहेंगे और कहाँ जाएंगे। सरिता कहती है कि इसका मतलब है अब हमें दिन भर इन्हें झेलना पड़ेगा और पूरे दिन उनकी खातिरदारी और सेवा करनी पड़ेगी। आप तो कह रहे थे कि पिताजी की रिटायरमेंट के बाद वह अपने गांव वापस लौट जाएंगे और फिर मुझे पिताजी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। आगे सरिता कहती है, पर अब तो मुझे लगता है कि पापा जी पूरा दिन हमारे सर पर यहाँ तांडव करते रहेंगे। कभी यह दे दो, कभी वह दे दो, कभी चाय बना दो, कभी खाना दे दो। क्या बस अब मुझे पूरे दिन यही काम रह जाएगा? सरिता चिल्लाकर रवि से कहती है। रवि सरिता को कहता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। मैं यह सब अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। सरिता कहती है कि मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। रवि, मेरा मतलब है एक बार पिताजी के रिटायरमेंट के पैसे आ जाने दो, फिर तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना। रवि कहता है कि सरिता, तुम शायद भूल गई हो। पिताजी ने कुछ समय पहले कहा था रिटायर होने के बाद वह सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देंगे और साथ ही रिटायरमेंट के जो बाद में पैसा मिलेगा वह भी हम दोनों भाइयों में आधा आधा बांट देंगे। जैसे ही हमारे हाथों में प्रॉपर्टी के पेपर्स और पापा के रिटायरमेंट का पैसा आ जाएगा, हम दोनों भाई भी अलग हो जाएंगे और फिर हम पिताजी को छोटे भाई के पास रहने के लिए भेज देंगे। बस एक बार हमें हमारा प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाए, तब तक तुम पिताजी के सामने अच्छी बहू बनकर ही उनकी सेवा करती रहना। सरिता कहती है कि मैंने तो पहले से ही सोच लिया है कि अब मैं सारी उम्र तो उन्हें अपने पास रखने वाली हूँ नहीं। रवि कहता है कि तुम बेकार में ही इतनी चिंता कर रही हो। सरिता बोलती है, चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं भी कुछ और दिन तक इंतज़ार कर लेती हूँ, कब पिताजी रिटायर हों और उनकी प्रॉपर्टी और पैसा हमारे हाथों में आए। इतनी ही देर में श्यामलाल जी बहू को आवाज लगाते हैं कि बेटा जरा एक कप चाय तो देना। सरिता बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहती है, लाई पिताजी। श्यामलाल जी बहू के यह स्नेहपूर्वक स्वर सुनकर मन ही मन शांत भाव से सोचते हैं कि चलो, कल मैं रिटायर हो जाऊंगा और पूरी जिंदगी अपने बेटे बहुओं के साथ आराम से गुजर जाएगी। वह मन ही मन अपनी पत्नी को कहती है कि देख रही हो सावित्री, तुम्हारे बेटे बहू मेरा कितना ख्याल रखते हैं। दरअसल श्यामलाल जी की पत्नी सावित्री देवी को गुजरे 8 साल हो चुके हैं। श्यामलाल जी ने अपने बेटों को बड़े ही कष्टों से पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए दूसरी शादी भी नहीं की थी। श्यामलाल जी के 2 बेटे हैं। बड़े का नाम रवि है और छोटे बेटे का नाम विशाल है। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े ही वफादारी से किया है। एक दिन वह और सावित्री देवी बैठे चाय पी रहे होते हैं कि तभी सावित्री जी को दमे का दौरा पड़ता है और कुछ समय बाद ही उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वे अपने बच्चों को माँ के प्यार की कमी महसूस नहीं होने देते और यूं ही 8 वर्ष गुजर जाते हैं। छोटी बहू रेखा भी अपने पति विशाल से कह रही होती है कि अब कल से तो पिताजी पूरा दिन घर पर ही रहेंगे। इसका मतलब है कि अब हमारी आज़ादी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और ऊपर से उनके नखरे वह अलग। पहले तो पिताजी कम से कम ऑफिस चले जाया करते थे तो सुबह सुबह घर से निकल जाते थे और फिर हमें उनका चेहरा रात को ही दिखाई देता था, मगर अब तो लगता है कि हमें पूरा दिन ही उनका चेहरा झेलना पड़ेगा। रेखा विशाल से कहती हुई। विशाल, क्यों ना तुम ऐसा कोई तरीका खोज लो जिससे हमें उनकी प्रॉपर्टी भी मिल जाए और मुझे पूरा दिन उनकी सेवा भी न करनी पड़े। और वैसे भी पूरा दिन मुझे पापा जी का चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। विशाल कहता है कि अरे तुम भूल गई रेखा, कल पिताजी के रिटायरमेंट का दिन है और वैसे भी सेवा करोगी तो ही तो मेवा मिलेगा। रेखा बोलती है, मैं कुछ समझी नहीं विशाल। अरे पागल, तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती? तुम भूल गई क्या?
कुछ ही दिनों में पिताजी के रिटायरमेंट के पैसे मिलने वाले हैं और तुम नहीं चाहती क्या तुम्हें उनके सारे पैसे मिले। रेखा कहती है कि अरे मैं तो यही चाहती हूँ, मैं तो यह सब भूल ही गई थी, पर यह सब मुमकिन होगा कैसे। अब तो लगता है कि मन मार कर पिताजी की सेवा करनी ही पड़ेगी। अगले ही दिन श्यामलाल जी के रिटायरमेंट का दिन था। ऑफिस वालों ने श्यामलाल जी के रिटायरमेंट के लिए बड़ी सी शानदार पार्टी रखी हुई थी। ऑफिस के वर्कर्स श्यामलाल जी का बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत करते हैं और बड़े ही धूम धड़ाके के साथ श्यामलाल जी को ऑफिस से विदा करते हैं। साथ ही उनके रिटायरमेंट के पैसों का चेक भी उन्हें दे दिया जाता है। दोनों बेटे भी अपने अपने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर पिताजी के ऑफिस वाली पार्टी में पहुंचते हैं। श्यामलाल जी को बहुत ही सम्मान दिया जाता है और वहाँ के मैनेजर श्यामलाल जी के बेटों से कहते हैं, देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी ने अपनी जिंदगी भर खूब सारी मेहनत की है। अब तुम दोनों उन्हें खूब आराम देना और उनकी खूब सेवा करना। तुम्हारी माँ के मृत्यु के पश्चात तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खुशियों के लिए दूसरी शादी भी नहीं की और तुम दोनों को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है। आज तुम दोनों जो भी हो उनकी ही बदौलत हो। पर दोनों बेटों को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था और न ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था सिवाय रिटायरमेंट के चेक के अलावा। रिटायरमेंट पार्टी खत्म होने के बाद वह अपने पिताजी को घर लेकर चले जाते हैं और दिन रात उनकी सेवा में जुट जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद श्यामलाल जी के बैंक खाते में उनके रिटायरमेंट का पैसा भी आ जाता है। जब दोनों बेटों को इस बात का पता चलता है तो वह दोनों फूले नहीं समाते। श्यामलाल जी रिटायर तो हो गए थे, लेकिन अब भी उनकी रोजाना की तरह सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वह सुबह सुबह जल्दी उठ जाते और अखबार लेकर बैठ जाते थे। शुरुआत में तो उनके बेटे बहुओं ने उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने दी। रोज सुबह उनके उठते ही उन्हें चाय नाश्ता और समय पर खाना पहुंचा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा था, वहीं बहू बेटे इस बात पर विचार करने लगते हैं कि पिताजी तो किसी भी प्रकार के बंटवारे का जिक्र ही नहीं कर रहे। एक दिन सरिता और रेखा एक दूसरे से सलाह मशवरा कर रही होती है कि पिताजी को रिटायर हुए महीना भर हो गया, पर वह किसी भी प्रकार के बंटवारे का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। तो छोटी बहू रेखा कहती है कि पहले तो बुढ़ा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाया करता था, वही अच्छा था। अब तो पूरे दिन सुबह शाम बस इनकी सेवा में ही लगे रहो। इस बुढ़े के घर पर रहने से हमारी आज़ादी भी हमसे छिन गई है। दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए कहती हैं कि पहले तो हम कभी कभार किटी पार्टी में भी चले जाया करते थे, पर जिस दिन से यह बुढ़ा घर पर रहने लगा है तो इनकी सेवा के लिए किसी न किसी को घर पर ही हाजिर रहना पड़ता है। जब बहू ने देखा कि श्यामलाल जी तो प्रॉपर्टी के बंटवारे की या रिटायरमेंट के बाद आए हुए पैसों का बंटवारा करने की बात ही नहीं कर रहे, तो बहुओं ने ससुर जी की सेवा करने में आनाकानी करना शुरू कर दिया। अब वह दोनों बहुएं सलाह मिलाकर अपनी मनमर्जी करती थी। हर रोज की तरह आज भी श्यामलाल जी सुबह जल्दी उठकर अपनी आराम कुर्सी पर अखबार लेकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, सरिता बेटा जरा चाय नाश्ता तो लेकर आना, उसके बाद मुझे दवाई भी लेनी है। सरिता रसोई में से कहती हुई, पिताजी आपको कौन सा ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है? मैं रवि जी का लंच पैक कर रही हूँ, उन्हें ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है और बच्चों के भी बस के आने का समय हो गया है। और वैसे भी आपको पूरा दिन घर पर ही तो रहना है, थोड़ी देर हो जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। अगर फिर भी आपको ज़्यादा जल्दी है तो रेखा को बोल दीजिए, वह आपका नाश्ता तैयार कर देगी। बड़ी बहू सरिता इतना कहकर वापस से अपने काम में लग जाती है। श्यामलाल जी अपना मन मसोर कर छोटी बहू रेखा को आवाज लगाते हैं। थोड़ी देर तक तो रेखा पिताजी के किसी भी आवाज का कोई उत्तर नहीं देती, मगर श्यामलाल जी के कई बार पुकारने पर वह पिताजी से आकर कहती है कि आप सुबह सुबह क्यों इतना गला फाड़ रहे हैं, आपने मेरी नींद खराब कर दी। श्यामलाल जी मरे हुए मन से रेखा से कहती हैं कि बेटा मैं तो बस इतना कह रहा था कि मेरे चाय नाश्ते का समय हो गया है। रेखा कुछ बड़बड़ाते आते हुए श्यामलाल जी के इतना कहने पर रेखा उन्हें चाय नाश्ता तो दे देती है,
लेकिन थोड़ी देर बाद रेखा सरिता से कहती है, दीदी अब और कितने दिन ऐसा चलेगा? मुझसे उस बुढ़े की सेवा और नहीं होती। न तो यह बुढ़ा अपने रिटायरमेंट के पैसे दे रहा है और न ही प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा है। सरिता रेखा से कहती है कि तुम ठीक कह रही हो छोटी, बहुत दिन हो गए इस बुढ़े को बर्दाश्त करते हुए, पर अब और नहीं चलेगा। अब हमें कुछ ना कुछ इसका इलाज करना ही पड़ेगा। कुछ एक मिनट बाद दोनों सलाह करती हैं कि इस बात का एक ही हल है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम दोनों ऐसा करते हैं कि इस बुढ़े को इसी के हाल पर छोड़ देते हैं और आगे से हम में से कोई भी उसका काम नहीं करेगा। तब कहीं जाकर इस बुढ़े की अकल ठिकाने आएगी और हमसे परेशान होकर यह खुद ब खुद हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोनों बहुओं ने अब ठान लिया था कि जब भी श्यामलाल जी कोई काम बताएंगे तो बड़ी बहू कहेगी छोटी को करने के लिए और छोटी बहू कहेगी बड़ी को क्यों नहीं कहते। इस तरह श्यामलाल जी दोनों बहुओं के बीच में फंस कर रह जाएंगे। यह कहकर दोनों बहुएं मुस्कुराने लगती हैं। अगले दिन श्यामलाल जी अपने आप को अस्त व्यस्त सा महसूस कर रहे थे। उन्हें जोर जोर से खांसी आ रही थी। तभी उन्होंने दोनों बहुओं को आवाज लगाई कि कोई आकर उन्हें गर्म पानी तो दे जाए। उनके इतना आवाज लगाने पर भी दोनों में से कोई भी जवाब नहीं देती। कुछ समय बाद श्यामलाल जी के ज्यादा कहने पर सरिता बहू आती है और कहती है, पापा जी रसोई यहाँ बगल में ही तो है, पानी गर्म करने में कितना समय लगता है? छोटे छोटे काम तो आप खुद भी कर सकते हैं और वैसे भी हमें घर में बहुत से काम हो जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे कामों के लिए हमें आवाज़ मत लगाया कीजिए। श्यामलाल जी बड़ी बहू सरिता की यह बात सुनकर हक्के बक्के से रह जाते हैं। बहू का यह बर्ताव श्यामलाल जी की समझ से बाहर होता है। इतना कहकर सरिता पिताजी के कमरे से चली जाती है। श्यामलाल जी अपनी पत्नी की तस्वीर को देख भीतर ही भीतर फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सावित्री, मुझे लगता है अब तक मैं किसी भ्रम में जी रहा था, मानो जैसे सत्य तो आज मेरे समक्ष आया है, जिन्हें मैं आज तक अपना समझ रहा था। मुझे लगता है वे तो कभी मेरे थे ही नहीं। श्यामलाल जी बड़ी दर्द भरी आवाज में कहते हैं कि काश तुम मुझे यूं ही इतनी जल्दी छोड़कर न जाती तो आज मेरा यह हाल न होता। श्यामलाल जी अतीत के गलियारों में खो से जाते हैं। श्यामलाल जी और सावित्री जी के दो बेटे हैं, रवि और विशाल। श्यामलाल जी पूरा दिन कड़ी मेहनत के साथ ऑफिस में काम करते हैं, तब जाकर कहीं उनका घर खर्च चलता था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपने माता पिता की सेवा करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी। उनके पिताजी सांस की बीमारी से ग्रसित होते हैं। उन्होंने उनका इलाज करवाने में भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती थी। उन्होंने अपने पिताजी का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाया, जिसके कारण उनके सर पर उस समय लाखों का कर्ज हो गया था। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है, और एक दिन उनके पिताजी को जोर से खांसी उठती है और जैसे ही श्यामलाल जी उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें उठाने लगते हैं तो उसी समय उनके पिताजी का सांस अटकने के कारण मृत्यु हो जाती है। उनके माताजी उन्हें हमेशा कहा करती थी कि बेटा, तुमने हम दोनों बूढ़ों की बहुत सेवा की है, देख लेना एक दिन भगवान तुम्हें हमारी सेवा का फल जरूर देगा। तुम्हारे बेटे बहू भी तुम्हारी ऐसी ही सेवा करेंगे। पर भविष्य किसी को नहीं पता कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। आज अपने ही बहू बेटों का ऐसा व्यवहार देखकर श्यामलाल जी को अपनी श्रीमती सावित्री देवी जी की बहुत याद आ रही थी। दोनों बेटों की शादी के बाद अक्सर सावित्री देवी जी श्यामलाल जी से कहा करती थी कि देखो ना, बेटे बहुओं में मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आ चुका है। वे लोग सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी के लिए ही हमारी सेवा करने का दिखावा करते हैं और हमें यह जाहिर करते हैं कि वे लोग हमारी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके मन में लालच है। सावित्री जी की इन बातों को सुनकर श्यामलाल जी उन्हें कहते थे कि सावित्री, तुम तो बेकार में ही इतनी चिंता कर रही हो। भाग्यवान वह मेरे बेटे बहू हैं, वह मेरे अपने हैं। मुझे पता है कि वह हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे। और रही बहुओं की बात, बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं,
तुम बेवजह ही उन पर शक कर रही हो। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा था कि सावित्री, तुम हमेशा सच ही कहा करती थी और मैं तुम्हारी बातों को हमेशा नज़रअंदाज कर देता था। और तुम पहले से ही जानती थी कि बुढ़ापे में कोई हमारी सेवा नहीं करेगा, इसलिए तुम चलते हाथ पांव ही भगवान के पास चली गई, मुझे इस नरक में अकेला छोड़कर। वह सोच ही रहे होते हैं कि एकदम से उन्हें जोरदार खांसी आ जाती है। तभी अचानक छोटी बहू आकर कहती है, पिताजी, आप मुंह पर हाथ रखकर नहीं खा सकते क्या? क्या आपको नहीं पता कि इस घर में बच्चे भी रहते हैं? कहीं आपकी वजह से अगर हम में से किसी को भी खांसी हो गई तो? आपका क्या है, आपको तो बस चारपाई तोड़नी है, मगर हमें तो सारा दिन घर में बहुत सा काम होता है, बच्चों को स्कूल और पढ़ाई, और हमें सारा दिन रसोई और घर की साफ सफाई करनी होती है। छोटी बहू रेखा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी कहती है कि पिताजी, आप इतने बड़े बूढ़े हो गए हैं, फिर भी आप में जरा सी भी अक्ल नहीं है। आप अपने कमरे से ही मत निकला कीजिए। श्यामलाल जी तो बस अपने लिए एक कप चाय ही लेने आए थे। वैसे तो उन्होंने पहले बहू को ही आवाज़ लगाई थी कि वे ही उन्हें चाय बनाकर दे दे, मगर उन्होंने ही कहा था कि आप छोटे कामों के लिए हमें परेशान मत किया कीजिए। यूं ही करते करते दिन गुजर रहे थे और श्यामलाल जी की मुसीबत बढ़ती जा रही थी। घर में उनकी अहमियत बस एक खराब सामान के भांति हो गई थी। बहू बेटे न ही उन्हें समय देते थे और न ही उन्हें समय पर खाना, जिसके कारण अब उनके शरीर में कमजोरी आने लगी थी। दोनों बहुएं तो अपने बच्चों तक को उनके पास नहीं आने देती थी। श्यामलाल जी एक दिन बड़े ही परेशान हुए अपने मित्र घनश्याम जी को फोन लगाते हैं और अपना सारा हाल घनश्याम जी को सुना देते हैं। घनश्याम जी जो एक वृद्ध आश्रम में रहते हैं, श्यामलाल जी की बात सुनकर बड़ी ही हैरानी में पड़ जाते हैं और वह उन्हें सुझाव देते हैं कि देखो श्यामलाल, मैं यहाँ वृद्धाश्रम में अपने हम उम्र लोगों के साथ बहुत खुश हूँ और यहाँ पर हमारी सेवा भी खूब हो रही है। अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ आकर रह सकते हो। श्यामलाल जी घनश्याम जी की बात सुनकर कहीं ना कहीं सहमत होते हैं और विचार करते हैं कि अभी तक मैंने इन्हें अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दिया है, तो मेरा यह हाल हो रहा है। अगर मैं कल को इन्हें प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देता हूँ तो न जाने मेरा क्या होगा। एक दिन श्यामलाल जी घर में हॉल में बैठे हुए होते हैं और उनके साथ एक अजनबी बैठा हुआ है। श्यामलाल जी अपने बहू बेटों को आवाज लगाते हैं और उन्हें हॉल में आने के लिए कहते हैं। सभी एक के बाद एक तनतनाते हुए अपने कमरों से बाहर आते हैं। श्यामलाल जी की आवाज सुनकर उनके बहू बेटे एकाएक हॉल में पहुंच जाते हैं। बड़ा बेटा रवि श्यामलाल जी से प्रश्न करता है कि पिताजी, यह व्यक्ति कौन है? छोटी बहू रेखा कहती है कि पिताजी, आपको हमें परेशान करने के अलावा कोई काम भी है या नहीं? श्यामलाल जी सभी की बातें बड़े ही शांत भाव से सुन रहे होते हैं और कुछ समय बाद बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह रहे होते हैं कि यह वकील साहब हैं और मेरे मित्र भी हैं। श्यामलाल जी के कहने पर वकील साहब बड़े बेटे रवि के हाथ में एक कागज थमा देते हैं। श्यामलाल जी उन कागज को रवि को ध्यान से पढ़ने के लिए कहता है। रवि मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होता है कि लगता है हमारा काम बन गया और ये प्रॉपर्टी के पेपर्स जो पिताजी ने हम दोनों भाइयों में बांट दिए हैं। पर जैसे ही रवि की नज़र उन कागज पर पड़ती है तो वह एकदम से स्तब्ध रह जाता है। छोटा बेटा विशाल कहता है कि भैया, आखिर इन कागज में ऐसा क्या है? रवि के उत्तर न देने पर विशाल उससे कागज को अपने हाथ में ले लेता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा होता है कि उन्होंने अपना मकान बेच दिया है। मकान बेचने से प्राप्त कुछ धनराशि को वह वृद्धाश्रम में दान कर रहे हैं और उसमें से कुछ बची हुई राशि को वह अपने पोता पोती के भविष्य के लिए उन्होंने एफडी करा दी है और अब से वह वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। यह सुनते ही दोनों बेटे बहू पर आसमान टूट पड़ता है और आगे कोई रास्ता न दिखने पर बेटे बहू उनके पाँव में गिड़गिड़ाने लगते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। पर श्यामलाल जी कहते हैं कि यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब तुम लोग मेरी तरफ से पूरी तरह स्वतंत्र हो और तुम पर अब मेरा किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है।
श्यामलाल जी के बेटे कहते हैं कि पिताजी, आप इतना तो सोचिए कि हम आपकी औलाद हैं, और वैसे भी अब हमारे सिवाय आपका है ही कौन। आप अपने लिए गए फैसले पर दोबारा विचार कर लीजिए। पर श्यामलाल जी कहते हैं कि जब यह औलाद कहाँ गई थी, तब मैं भूखा प्यासा लाचार अपने कमरे में बेसुध हुआ आवाजें लगाता रहता था। उनके बेटे बहुओं के पास उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता, और श्यामलाल जी कहते हैं कि यह मेरा अंतिम निर्णय है। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।